हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। ये बेसिकली बायोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन ये इतना कॉमन है कि इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी एग्जाम में बायोलॉजी आए तभी आपको ये पढ़ना है। ये आप अपने जनरल वेलबींग के लिए भी पढ़ सकते हैं। शुरू करते हैं। वाइटामिन, हिंदी में इसको विटामिन लिखते हैं, वैसे इसका जो असली प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है वाइटामिन। तो ये होते क्या हैं विटामिन? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारी बॉडी में नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए चाहिए होते हैं। नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जैसे आप भोजन करते हैं, वो भोजन आपके शरीर में टूटता है, उससे आपको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, जो फूड आप खाते हैं ब्रेक डाउन होता है, उससे आपको एनर्जी मिलती है। ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। आपको पसीना आता है जब आप खेलते हैं, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है। राइट। आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, ये भी एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। राइट। तो जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहे हैं, उनको चलाने के लिए विटामिन का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि ये हमारी ग्रोथ और हेल्थ के लिए जरूरी है। और अगर विटामिन की कमी हो जाए तो बहुत तरह के रोग हमारी बॉडी में हो जाते हैं। तो इसलिए विटामिन को कभी भी हम अपनी डाइट में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बहुत कम अमाउंट में। ऐसा नहीं है आपको ये कोई भर के कई 100 ग्राम खाने हैं, ऐसा नहीं है। ये काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में आपको चाहिए होते हैं। ये बेसिकली बायोमोलिक्यूल होते हैं और इनको आप फैट, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि ये बिल्कुल अलग हैं। विटामिन एक अपने आप में बिल्कुल अलग होते हैं। और एक बड़ी बात यह भी है कि ज़्यादातर विटामिन, ज़्यादातर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हमारी बॉडी में नहीं बनते। और अगर बॉडी में नहीं बनते तो ये बाहर से लेने पड़ते हैं। यानी कि आपका जो भोजन आप खाते हैं उसमें ये होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर विटामिन उनको हमारी बॉडी नहीं बना सकती। ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि विटामिन बनने के लिए जो चीज़ चाहिए वो हमें भोजन से लेनी पड़ती है, बॉडी फिर उसे बना देती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे विटामिन ए, विटामिन ए होता है जो हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है, और विटामिन ए हमारी बॉडी बना देती है। लेकिन विटामिन ए को बनाने के लिए चाहिए कैरोटीन, और वो कैरोटीन आपको भोजन से लेना पड़ेगा। तो आपको गाजर खानी पड़ेगी कैरोटीन लेने के लिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। राइट। तो विटामिन ए हमारी बॉडी में बनता है, ठीक है, लिवर में बनता है। लेकिन उसको खाने के लिए, उसको मतलब उसको विटामिन ए को बनाने के लिए जो केमिकल चाहिए, जो कंपाउंड चाहिए, वो कैरोटीन है, और वो हमें भोजन से लेना पड़ता है। इसी तरह से विटामिन डी, विटामिन डी जब सूरज की रोशनी हमारी स्किन पे पड़ती है तो हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है। तो कुछ विटामिन तो हैं जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, वो हमारी बॉडी में नहीं बनते। तो हमें वो भोजन में लेने पड़ते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई मेल न्यूट्रिशन हो गया किसी को, यानी कुपोषण का शिकार शिकार है अगर कोई, तो विटामिन की कमी हो जाएगी। ठीक है। तो ध्यान रखिए। तो विटामिन हमें चाहिए होते हैं हमारे बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए, लाइफ, ग्रोथ, हेल्थ, इनको मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए होते हैं। एक बात याद रखिए विटामिन के बारे में कि विटामिन हमें एनर्जी नहीं देते। जैसे हम मान लो अगर कोई हम फ्रूट खा रहे हैं तो फ्रूट खा के हमें एनर्जी मिलेगी, लेकिन वो एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट से मिलेगी, विटामिन से नहीं मिलेगी। ये बात ध्यान रखनी है। विटामिन एनर्जी सप्लाई नहीं करते। राइट। लेकिन हमारी बॉडी में जो प्रोसेसेस हैं, लेकिन एनर्जी बनने के लिए जो हमारी बॉडी में प्रोसेस होगा उसमें विटामिन हेल्प करेंगे। और विटामिन जनरली हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं किए जाते, इसलिए फूड में लेना जरूरी होता है। तो विटामिन के सोर्स क्या हैं? मेनली फूड। हालांकि आजकल तो दवाइयां आ गई हैं, सप्लीमेंट आ गए हैं विटामिन के, जो हमारा आरडीए यानी रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस को पूरा करते हैं। रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होता है कि कितना भोजन हमें करना है जिसमें कोई विशेष चीज हमारी बॉडी में आ जाए। मान लो मैं आपको बोलता हूं कि आपको विटामिन ए चाहिए, उसके लिए आपको एक गाजर रोज खानी है, तो ये एक आपका आरडीए हो गया, रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, कि आपकी रोज की विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए आपको एक गाजर रोज खानी है, तो ये आपका आरडीए हो गया। तो आजकल टैबलेट्स आ गई हैं, सप्लीमेंट्स आ गए हैं, जिनसे विटामिन की कमी को पूरा किया जा सकता है। फिर विटामिन हमारी लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, हम प्रयोगशाला में बना बना देते हैं, और टैबलेट और कैप्सूल के थ्रू खाए जा सकते हैं। अब सबसे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूं। देखो, मैंने आपको बताया कि विटामिन अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए तो कई तरह के रोग हो जाएंगे आपको। राइट। जिन रोगों की मैं आगे बात करूंगा। अच्छा, विटामिन क्या आप जरूरत से ज्यादा भी खा सकते हैं?
सवाल ये है कम हो गए तो चलो ठीक है, रोग हो जाएंगे, लेकिन अगर विटामिन जरूरत से ज्यादा खा लिए तो क्या होगा? तो देखिए, अब दो तरह के विटामिन होते हैं, एक होते हैं फैट सोल्यूबल और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल जो होते हैं ये हमारी बॉडी से नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी से जो लिक्विड निकल रहा है वो किस रूप में निकल रहा है? यूरिन। जो आप टॉयलेट जाते हैं, पेशाब करते हैं, तो वो यूरिन बाहर निकालते हैं आप, जिसमें यूरिया होता है। हम यूरियोटैलिक हैं। यूरियोटैलिक मतलब हम यूरिया से एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया जो है वो बॉडी से बाहर जाता है। तो यूरिन जो है वो पानी है, पानी में घुलने वाले और फैट में घुलने वाले, यानी वसा में घुलने वाले। अब जो पानी वाले हैं वो तो यूरिन में बाहर निकल जाएंगे, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने मर्जी लीजिए, वो आपकी बॉडी में जब आप पानी पीते हैं तो उसमें जब यूरिन बनती है तो उसमें वो बाहर निकल जाएंगे, जरूरत से ज्यादा ऐसा कोई शब्द उनके लिए नहीं है। क्लियर? तो पानी में घुलने वाले कौन कौन से हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी। यानी विटामिन बी और विटामिन सी ये हमारी बॉडी में जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकते स्टोर, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने मर्जी ले सकते हैं। ठीक है, जितना मर्जी संतरा खाओ, जितना मर्जी आंवला खाओ, जितना मर्जी विटामिन सी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा होगा तो यूरिन में निकल जाएगा। लेकिन अब दूसरे वाले जो हैं फैट सोल्यूबल, ये हमारी बॉडी से नहीं निकलेंगे और हमारी बॉडी में जो फैट होता है, जो वसा होता है, उसमें जाके जमा हो जाएंगे और इनकी वजह से फिर बहुत तरह के रोग हो सकते हैं। हाइपर वाइटामिनोसिस बोलते हैं इसको, यानी जब विटामिन हमारी बॉडी में जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उसे हाइपर वाइटामिनोसिस कहा जाता है। जरूरत से ज्यादा, हाइपर। तो ये हमें संभल के लेने पड़ते हैं और ये हैं ए, डी, ई और के। ए, डी, ई और के, राइट, ये हमें संभल के लेने पड़ते हैं। लेकिन बी और सी में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बी और बी को हम बी कॉम्प्लेक्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि विटामिन बी जो है वैसे तो बहुत तरह का होता है, लेकिन हमारी बॉडी में 8 तरह का विटामिन होता है बी, जैसे B1, B2, B3, B6, B12। तो ये सारे जो हैं इनको मिला के हम बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स में 8 तरह के विटामिन बी आते हैं, क्लियर, जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। तो उनको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, बजाय इंडिविजुअली B1, B2, B3 ये सब ना बोल के बी कॉम्प्लेक्स। तो समझ में आया आपको? तो पानी में घुलने वाले कौन से हैं? वाटर सोल्यूबल, बी कॉम्प्लेक्स और सी, और फैट सोल्यूबल हैं ए, डी, ई और के। तो ये हम सारे अब डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बी से स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम वाटर सोल्यूबल से स्टार्ट करते हैं, विटामिन B1। तो विटामिन B1 जो है इसे हम थियामिन बोलते हैं, थियामीन, और इसको हम ए न्यूरिन या एंटी न्यूरेटिक वाइटामिन भी बोलते हैं, एंटी न्यूरेटिक वाइटामिन भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी की मदद करता है फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में, यानी जो हम भोजन खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन होते हैं, उसको ये एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और ये हमारे ब्रेन सेल्स में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी हमारे जो ब्रेन सेल्स का स्ट्रक्चर है उसमें भी इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। तो अगर विटामिन बी जो है उसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? हमारा जो ब्रेन है उसके सेल्स ढंग से काम नहीं करेंगे और कई तरह के मानसिक रोग हो जाएंगे, राइट, जैसे पॉलीन्यूराइटिस, पैरालिसिस। पैरालिसिस मतलब लकवा मार जाना, हमारा जो ब्रेन है वो काम नहीं कर रहा, उससे जो मैसेजेस हैं हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच रहे, तो पैरालिसिस, हमारी टांगे पैरालिसिस हो सकती हैं। एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं बेरी बेरी। तो बेरी बेरी डिजीज में क्या होता है? हमारी जो लेग्स होती हैं उनमें लकवा मार जाता है, वो पैरालाइज हो जाती हैं। और इसमें अगर विटामिन B1 की कमी हो जाए तो भूख भी नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट भी होता है, साथ ही पॉलीन्यूराइटिस। तो विटामिन B1 के सोर्सेज क्या हैं? विटामिन B1 हमें किस किस चीज से मिलता है? ये हमें मिलता है पल्सेस से, दालों से, नट्स जो होते हैं जैसे एलमंड, कैशू नट वगैरह, होल सीरियल्स, लेग्यूम्स जैसे बीन्स, लेंटिल्स, मीट, फिश मतलब एनिमल प्रोडक्ट्स, साथ में डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स, इनमें जनरली होता है विटामिन B1। क्लियर? विटामिन B1 की डेफिशिएंसी जो है जनरली नहीं होती है उतनी, ठीक है। विटामिन बी में जो है ज्यादातर बस B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, बाकी उतने जनरली डेफिशिएंसी उनकी होती नहीं है, क्योंकि हम जो नॉर्मल भोजन करते हैं उसमें मिल जाता है, क्योंकि हम इसमें से कुछ ना कुछ तो खाएंगे, या तो हम दालें खाएंगे, लेग्यूम्स खाएंगे, बीन्स वगैरह खाएंगे, या फिश, मीट, एग, मिल्क, कुछ ना कुछ तो हम लेंगे, फ्रूट्स वगैरह। तो इसकी कमी जनरली नहीं होती है। तो विटामिन B1 की लेकिन अगर कमी हो जाए तो हमें जो डिजीज होता है उसका नाम है बेरी बेरी। साथ ही साथ पॉलीन्यूराइटिस भी हो सकता है, यानी हमारे ब्रेन को काम करने के लिए बहुत जरूरी है विटामिन B1, और ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इनफैक्ट ज्यादातर जो विटामिन बी है, चाहे वो B2 हो चाहे वो B3 हो, ये भी हमारी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं।
क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखो ध्यान से, मैंने कहा विटामिन B1 को थियामिन बोलते हैं, तो फिर थाइमीन क्या होता है? और ये बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि भाई थाइमीन क्या होता है और थियामिन क्या होता है। देखो विटामिन B1 को थियामिन बोलते हैं, इसको अच्छे से याद रख लो, इसमें पीछे ऐसे याद रख लो अमीन है, विटामिन B1 में अमीन है, तो आप थाइमीन और थियामिन में कंफ्यूज नहीं होगे क्योंकि इसमें ए नहीं है, ये थाई है, थाइमीन, और ये थियामिन है, तो विटामिन B1 में अमीन लगेगा तो ये थियामिन है। तो थाइमीन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। देखो हमारी जो बॉडी है उसमें डीएनए होता है, और एक आपने आरएनए भी सुना होगा, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए में क्या फर्क होता है? डीएनए में 4 नाइट्रोजन के बेस होते हैं और आरएनए में भी 4 नाइट्रोजन के बेस होते हैं, और नाइट्रोजन के बेस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। खैर इनमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ये हमारा यहाँ पे स्कोप नहीं है, हम बस ये बताते हैं कि डीएनए में 4 नाइट्रोजन के बेस कौन से होते हैं। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है और सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी एडेनाइन, थाइमीन, साइटोसिन और गुआनिन। तो अभी आप ये वाला भूल जाओ एक पल के लिए, जिसको मैंने राउंड करा है इन पे नजर मारो, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन और थाइमीन। सो ये वाले जो हैं 4, ये हमारे डीएनए में होते हैं। क्लियर? ये अब इसकी स्पेलिंग देखो, यहां पे ये क्या है, ये है थाइमीन। तो थाइमीन और थियामिन में कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगी। थाइमीन होता है हमारे डीएनए के अंदर नाइट्रोजन का बेस, उसको बोलते हैं थाइमीन, लेकिन थियामिन होता है विटामिन B1। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, इन चारों में से एडेनाइन, गुआनाइन, थाइमीन और साइटोसिन, इनमें ऐसा कौन सा है जो डीएनए में होता है और आरएनए में नहीं होता? तो वो है थाइमीन। तो थाइमीन है वो सिर्फ डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता। तो आरएनए में क्या होता है? आरएनए में होता है यूरेसिल। तो ऐसा कौन सा नाइट्रोजन का बेस है जो आरएनए में तो होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता? वो है यूरेसिल। क्लियर? अब एक चीज और, आरएनए और डीएनए में एक और बहुत बड़ा फर्क क्या होता है? वो ये होता है कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल होता है। जैसे दो आपने धागे एक दूसरे के ऐसे, जैसे दो रस्सी आप इमेजिन करो, दो रस्सी आपस में अलझ गई, ठीक है, तो ये डबल हेलिकल है, लेकिन जो आरएनए होता है वो सिंगल हेलिकल होता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क होता है। इनफैक्ट हमारी बॉडी में डीएनए से ही आरएनए बनता है और आरएनए फिर आके प्रोटीन्स बनाता है। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब प्रोटीन बनते हैं हमारी बॉडी में तो उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। और ये जो प्रोटीन होते हैं फिर ये हमारी बॉडी में हर तरह के काम करते हैं। क्लियर? तो ये डीएनए से जब आरएनए बनता है, और ये आरएनए कौन सा होता है? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो ये सब बायो के कंसेप्ट हैं, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको पता होंगे। तो B1 जो है हमने पढ़ा, और ये है थियामिन, कोई डाउट इसमें? लेकिन थाइमीन क्या होता है? थाइमीन होता है डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस, और ये आरएनए में नहीं होता, और आरएनए में इसके बदले होता है यूरेसिल, जो कि डीएनए में नहीं होता। फिर B2 हम पढ़ेंगे, B2 राइबोफ्लेविन बोलते हैं इसे, B3 को बोलते हैं नियासिन, B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, B7 को बायोटिन, B9 को फोलिक एसिड या फोलेट, और B12 को साइनोकोबैलेमिन या कोबैलेमिन। तो ये जो हैं ये हमारे 8 तरह के विटामिन बी हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, और इन सबके साइंटिफिक नेम आपको याद रखने हैं, बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। क्लियर? और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। तो B1 जो है, अच्छा B1 हमें किस किस चीज से मिलता है वो तो हमने देख लिया, लेकिन आप यहाँ पे एक बात और याद रखिए कि पॉलिश्ड राइस जो होता है उसमें B1 फिर खत्म हो जाता है, या मैदा, जो मैदा मैदा समझते हैं आप? एक तो आटा होता है, आटे को जब हम और ज्यादा फिल्टर करते हैं तो बनता है मैदा, मैदे को इंग्लिश में बोलते हैं व्हीट फ्लोर, और आटे को बोलते हैं फ्लोर। तो जब जो मैदा है, जिसे हम व्हीट फ्लोर या वाइट फ्लोर कई बार बोलते हैं मैदा को, तो जब हम वो बनाते हैं तो उसमें B1 खत्म हो जाता है, या हम चावल को जब पॉलिश करते हैं तो B1 खत्म हो जाता है, तो B1 की कमी हो जाती है, यानी थियामिन डेफिशिएंसी हो सकती है अगर आप पॉलिश राइस खाते हैं या आप व्हीट फ्लोर खाते हैं। कोई डाउट इसमें? तो ये बेरी बेरी फिर आपको हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं, इसका केमिकल नाम है राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन में ये फ्लेविन वर्ड जो होता है ये फ्लेवस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है येलो। येलो, कई बार आप देखोगे अगर आप विटामिन बी की गोली खाते हो, मान लो जैसे बीकासूल आती है जिसमें सारे विटामिन बी होते हैं, B1 B2 सब होता है उसमें, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली होती है बीकासूल। उसके बाद आप देखोगे अगर आपने ये गोली खा ली तो आपका यूरिन जो है वो काफी ब्राइट येलो कलर का आता है, राइट? तो येलो कलर जो है विटामिन B2 ये ब्राइट येलो कलर का होता है, राइबोफ्लेविन।
तो ये हमें ये हमारी बॉडी में क्यों चाहिए हमें राइबोफ्लेविन? ये भी हमारी बॉडी में जो है एनर्जी में हेल्प करता है, मतलब जो फूड ब्रेकडाउन होता है एनर्जी के लिए उसमें भी हेल्प करता है। साथ ही साथ ये हमारी आईज को अच्छा रखता है, हमारे ईयर, स्किन और आरबीसी को बनने में हेल्प करता है। आरबीसी की फंक्शनिंग के लिए भी चाहिए होता है विटामिन B2। साथ ही साथ हमारी जो त्वचा और हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है जो हमारी मुंह से स्टार्ट होती है, ओरल और एनस पर खत्म होती है, उसे बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरी। तो पहले खाना जो हम मुंह से खाएंगे फिर वो हमारी किस में जाएगा? आंत में जाएगा। सीधी आंत में जाएगा? नहीं, पहले ओइसोफेगस में जाएगा। ओइसोफेगस उसे पेट तक लेके जाएगी, फिर पेट से आंत स्टार्ट होती है, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनम, जेजुलम, इलियम। फिर लार्ज इंटेस्टाइन आती है, उसके 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। ये आपने आई एम श्योर पढ़ी होंगी चीजें। और फिर वो खाना एनस से बाहर निकल जाता है, ठीक है, जो वेस्ट फूड होता है या जो होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए भी उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है विटामिन B2। और ये हमें किस किस चीज से मिलता है? डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, मीट, मिल्क, एग, नट्स, एनरिच्ड फ्लोर या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां जो हैं उनमें भी ये मिलता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? चिलियोसिस। चिलियोसिस मतलब आपके मुंह के जो कोने होते हैं, मैं आपको फोटो दिखाता हूं चिलियोसिस, ये देखिए, मुंह के जो कोने हैं ये फट जाते हैं यहाँ पे, ये इसको चिलियोसिस बोलते हैं। एंगुलर चिलियोसिस भी कई बार बोलते हैं। एंगुलर स्टोमेटाइटिस अगेन सेम चीज है। डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा जो हमारी है, यहाँ पे देखिए ये डर्मेटाइटिस है, त्वचा जो है ऐसी लाल लाल सी हो जाती है आपके हाथों के पीछे, और ये इच भी करेगा, आपको खाज भी चलेगी इसके ऊपर। आइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। डर्मा मतलब स्किन, तो स्किन की इन्फ्लेमेशन, यानी जब हमारी त्वचा सूज जाती है उसे डर्मेटाइटिस बोलते हैं। और हमारे त्वचा में और आंखों में, क्योंकि आंखों के लिए चाहिए होता है, आंखों के प्रॉपर काम करने के लिए B2 चाहिए होता है, तो हमारी आंखों में भी सूजन हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन, ऐसा लगेगा आंखें जलेंगी। तो ये सब इसकी वजह से हो सकता है B2 की डेफिशिएंसी से। अब हम बात करते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 को हम नियासिन बोलते हैं, ठीक है, विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं। और ये भी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, यानी फैट का भी बैलेंस रखता है ये। कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का होता है, एक होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एक होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इनमें से ज्यादा डेंजरस कौन सा है? LDL के HDL? तो इनमें ज्यादा डेंजरस होता है LDL, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारी मान लो धमनियां हैं, यानी हमारे ब्लड वेसल हैं, आर्टरी है। तो इसमें अगर लो डेंसिटी वाला है तो वो यहाँ पे सस्पेंडेड रहेगा खून के अंदर, लेकिन हाई डेंसिटी वाला है, यानी अगर उसका घनत्व ज्यादा है तो वो हमारी आर्टरी में नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि वो भारी है। नीचे बैठ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो निकल जाएगा फिर नीचे बैठ गया तो। लेकिन अगर वो सस्पेंडेड रहेगा तो फिर वो क्लॉग बना सकता है, यहाँ पे प्लाक, ठीक है, उससे हमें हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट अटैक इसलिए आ सकता है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल अपने साथ बाकी चीजों के साथ मिला के इसको ब्लॉक कर देगा, हमारी आर्टरी को, हमारे हार्ट की जो आर्टरी है उसे ब्लॉक कर देगा। और ब्लॉक एक बार कर दिया तो हमारा ब्लड पास नहीं होगा, हमारे हमारे हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा। कोरोनरी आर्टरी जो होती है हमारे ब्लड को, हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, कोरोनरी आर्टरी, उसमें ब्लॉकेज आ जाएगा और तुरंत हार्ट अटैक हो जाएगा, पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है, आपका कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन डेंजरस बहुत है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन उतना डेंजरस नहीं है, क्योंकि नीचे बैठ जाता है तो ये हार्ट की आर्टरी को ब्लॉक नहीं करता, खून अभी भी जाता रहेगा। ये नीचे बैठ गया है तो ये ब्लड अभी भी जाता रहेगा। लेकिन लो वाला क्या है, वो सस्पेंडेड रहता है और फिर वो खून को पास नहीं होने देता। क्लियर? तो ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करके रखता है, हमारी स्किन, हेयर वगैरह के लिए भी अच्छा है, और एंजाइम सिंथेसिस के लिए भी जरूरी होता है। एंजाइम क्या होते हैं? हमारी बॉडी कुछ ऐसे तरल पदार्थ बनाती है, एंजाइम जिन्हें बोलते हैं, ये हमारी बॉडी में रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, ठीक है। कोई रिएक्शन हो रही है, मान लो A से B बन रहा है, तो उसमें ये एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, A से B बना रहे हैं। तो किस किस से मिलता है B3? अगेन B3 हमें इसकी डेफिशिएंसी उतनी नहीं होती, ज्यादातर चीजों में होता है ये। मांस में होता है, मछली, अंडे, मिल्क में भी होता है, सीरियल्स में भी होता है, मशरूम, गुआवा वगैरह, इनमें मिलता है B3। हाँ, लेकिन B3 की अगर कमी हो जाए तो एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं पेलेग्रा, और ये एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आता है पेलेग्रा। पेलेग्रा में याद रखने का तरीका बताता हूं, 3 D होते हैं इसमें। इनफैक्ट आज से 15-20 साल पहले की बात है, जब मैं PMT एग्जाम की तैयारी करता था, आज उसको नीट बोलते हैं, डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम होता है, मुझे तब के कंसेप्ट याद आ रहे हैं। तब मेरे टीचर ने बताया था कि पेलेग्रा में 3 D याद रखना हमेशा, तो वो मैं आज आपको 15 साल बाद बता रहा हूं, तो इससे पता चलता है नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती। ये 3 D कौन से हैं? एक है डर्मेटाइटिस,
इसमें डर्मेटाइटिस हो जाता है पेलेग्रा में, एक इसमें डिमेंटिया हो जाता है, और तीसरा डी है डायरिया। ठीक है, डायरिया मतलब होता है लूज मोशन, आपको लूज मोशन, दस्त लग गया, हिंदी में दस्त बोलते हैं, वो डायरिया हो गया। डर्मेटाइटिस मतलब होता है स्किन सूज जाती है, जो मैंने फोटो आपको दिखाई थी, स्किन सूज जाती है, डर्मेटाइटिस। और डिमेंटिया मतलब होता है मेमोरी लॉस, याददाश्त का कम होना, कुछ याद ना रहना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जो है उसे हम डिमेंटिया बोलते हैं। तो ये इसमें पेलेग्रा रोग में हो जाता है 3D, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, डर्मेटाइटिस, डिमेंटिया और डायरिया। साथ ही साथ उल्टी आना, सर में दर्द होना, थकान लगना, ये सब भी हो सकते हैं पेलेग्रा में। क्लियर? तो पेलेग्रा किसकी डेफिशिएंसी से होता है? नियासिन या B3। चलिए अब हम आते हैं B5, पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड जो होता है हमारी बॉडी में, विटामिन B5, ये भी फूड को ग्लूकोज सिंथेसिस उसमें हेल्प करता है, ग्लूकोज सिंथेसाइजिंग कोलेस्ट्रॉल में हेल्प करता है, फूड को कन्वर्ट करने में। फिर ये हमारे जो सेक्स और स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन है उनको बनाने में हेल्प करता है। RBCs को बनने में भी विटामिन B5 हेल्प करता है। रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। सो ये किस किस से मिलता है हमें? ये भी उन्हीं सब चीज़ों से मिलता है, मीट, वेजिटेबल, सीरियल ग्रेन, लेग्यूम, एग और मिल्क। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? इसकी डेफिशिएंसी से, अब जैसे आरबीसी बनने में हेल्प करता है, तो आरबीसी अगर कम बनेंगे तो क्या होगा? अनीमिया हो सकता है, थकान होगी, क्योंकि आरबीसी क्या करते हैं? आरबीसी हीमोग्लोबिन को हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। आरबीसी अगर उतने कम होंगे तो क्या होगा? अनीमिया हो सकता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, तो थकान होगी, यानी जनरलाइज मलेज, यानी कि थकान। फिर इसमें इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग, मूड अच्छा ना रहना, नींद ना आना, उल्टी आना, डिप्रेशन होना, पेट में दर्द वगैरह, ये सब इससे हो सकता है। अब बात करते हैं B6। इसका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है, और हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए भी जरूरी है। ये भी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, और ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर बनने में भी हेल्प करता है, जैसे सीरोटोनिन और डोपामिन। न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हमारी बॉडी में जो नर्व कंडक्शन में हेल्प करते हैं। इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है सीरियल ग्रेन, लेग्यूम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी सब्जियां, मछली, मीट और ये सब। इसकी डेफिशिएंसी से अगेन B6 की डेफिशिएंसी उतनी आसानी से नहीं होती है। हाँ, लेकिन एक चीज बता दूं आपको, शायद आपके लेवल से ज्यादा है, एक दवाई होती है ट्यूबरकुलोसिस की जिसको बोलते हैं आइसोनियाजिड। जो लोग आइसोनियाजिड की टेबलेट खाते हैं उन्हें B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि आइसोनियाजिड B6 को बनने नहीं देता। इसीलिए आप देखेंगे ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट होते हैं, जब उन्हें आइसोनियाजिड टेबलेट देते हैं, साथ में B6 की दवाइयां अलग से देते हैं, क्योंकि B6 की डेफिशिएंसी इसकी वजह से हो जाती है। तो B6 की डेफिशिएंसी रेयर है, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, या महिलाएं जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मतलब प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए दवाई, जैसे मालाडी वगैरह ये सब जो दवाइयां आती हैं, तो उनको फिर ये हो सकता है। थायराइड के पेशेंट्स को भी B6 की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या क्या होगा? ग्लोसाइटिस मतलब जीभ सूज जाती है, जीभ जो होती है आपकी टंग, वो सूज जाती है, जिसे ग्लोसाइटिस बोलते हैं। सेबरिक डर्मेटाइटिस, अगेन स्किन का सूज जाना। न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी हाथ और पैरों में आपके टिंगलिंग सेंसेशन होना और हाथ और पैर ठीक से काम ना करना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। चिलियोसिस मतलब वही मुंह के कोने जो होते हैं उनका फट जाना। फिर एडल्ट्स में डिप्रेशन, कंफ्यूजन या सीजर भी आ सकते हैं B6 की कमी से। अब बात करते हैं B7 को बोलते हैं बायोटिन या विटामिन H भी बोलते हैं इसे। विटामिन H क्यों बोलते हैं? क्योंकि जर्मन भाषा में H वर्ड्स होते हैं हार और हॉट, इसका मतलब होता है हेयर और स्किन, हेयर और स्किन। तो ये बायोटिन जो है हमारे बालों के लिए, हमारे त्वचा के लिए और हमारे नाखूनों के लिए, नेल्स के लिए बहुत जरूरी होता है। कई बार आप देखेंगे जिन लोगों के बाल झड़ते हैं, कई बार उन्हें डॉक्टर बोलता है कि बायोटिन की कमी हो सकती है, क्योंकि ये हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी है, बालों के लिए, नाखूनों के लिए और हमारी त्वचा के लिए। सो ये भी हमारी बॉडी में बहुत तरह के मेटाबॉलिक जो प्रोसेस हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, उनको कंट्रोल करता है, अमाइनो एसिड वगैरह बनाता है। अमाइनो एसिड जो होते हैं प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। सो इसका सोर्स क्या है? बायोटिन जो बनता है वो जनरली बैक्टीरिया, मोल्ड, ईस्ट, एल्गे और कुछ प्लांट्स से मिलता है। हमारी बॉडी में बायोटिन नहीं बनता है, तो पूरी तरह से हम डिपेंड करते हैं हमारे भोजन में ये हमें मिले। और अगर ये ना मिले तो इसकी कमी से क्या हो सकता है? इसकी कमी से हमारे जो बाल हैं वो झड़ेंगे, लॉस ऑफ हेयर, हमारे नाखून ब्रिटल हो जाएंगे, बहुत कठोर हो जाएंगे, हमारे जो आंखें हैं, नाक है, मुंह है, उनमें स्केली या रेड रैशेज, रैशेज समझते हैं, रैश आ जाते हैं बॉडी पे, और ड्राई आईज होना, जेरोप्थेल्मिया बोलते हैं,
ड्राई आईज वैसे विटामिन ए की कमी से भी होता है, ड्राई स्किन हो सकती है इससे, कंजंक्टिवाइटिस हो सकती है, आंखों में सूजन हो सकती है, और ये सारी चीज़ें इसकी वजह से होती हैं बायोटिन। लेकिन मेन आपको याद रखना है, हमारे बालों के लिए, नाखूनों के लिए और त्वचा के लिए ज़रूरी होता है B7। और ये भी पूछ सकते हैं कि विटामिन एच किसे बोलते हैं। विटामिन एच B7 को बोलते हैं। एच से मतलब हार एंड हाउट यानी हेयर एंड स्किन। फिर B9, B9 जो होता है इसको फोलेट या फॉलिक एसिड बोलते हैं। आरबीसीज के लिए चाहिए होता है। फॉलिक एसिड या फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमन है, तो ये हमें डीएनए आरएनए बनाने में भी मदद करता है बॉडी में, फोलेट, और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। उसके बाद आरबीसीज को बनने में चाहिए होता है, ये काफी जरूरी है आरबीसी को बनने में, और प्रेगनेंसी और फीटल डेवलपमेंट में भी जरूरी है। यानी जायगोट से जब फीटस बनता है और उसके बाद जब बेबी बनता है तो उस सब में भी हेल्प करता है, ये बहुत जरूरी होता है। तो किस किस से मिलता है हमें ये? लीफी ग्रीन वेजिटेबल, जो हरी सब्जियां हैं, स्पिनच है, ब्रोकली है, लेटुस, सीरियल्स, बीन्स, मटर, लेंटिल, या फल जैसे लेमन, बनाना या वाटरमेलन। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? अब आरबीसीज को बनने में हेल्प करेगा, तो फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमन है। और अनीमिया मतलब वही हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन की कमी मतलब क्या? वही थकान वगैरह, फटीग होना, थकान होना, ग्रे हेयर, माउथ सोर, टंग स्वेलिंग या ग्रोथ प्रॉब्लम्स। अब हम बात करते हैं विटामिन B12। B12 की कमी वेजिटेरियंस में काफी कॉमन होती है। इनफैक्ट मैं वेजिटेरियन हूं तो मैं B12 के कैप्सूल अक्सर खाता हूं। तो विटामिन B12 है, इसे कोबैलामिन बोलते हैं, और ये भी आरबीसीज को बनने में हेल्प करता है, डीएनए आरएनए बनने वगैरह में भी हेल्प करता है। विटामिन B12 जो होता है पौधों में जनरली नहीं मिलता है, एनिमल प्रोडक्ट्स में ही मिलता है। तो मिल्क लेना पड़ता है, मिल्क में सफिशिएंट होता है ये, लेकिन जनरली ये प्लांट्स में नहीं होता है। तो अगर वेजिटेरियंस हैं, क्योंकि वो प्लांट्स वाली चीजें खा रहे हैं, तो उनमें B12 की कमी बहुत कॉमन देखी जाती है। बाकी ये मांस वगैरह में होता है, मांस, मछली, फिश, मीट, पोल्ट्री, एग्स वगैरह में होता है, और एनिमल प्रोडक्ट में मिलता है, प्लांट्स में नहीं मिलता है। तो इसकी कमी से क्या हो जाता है? अनीमिया, क्योंकि ये आरबीसी में हेल्प करता है। तो कई तरह का अनीमिया होता है। फोलेट डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पे, फोलेट B9 की कमी से और विटामिन B12 की कमी से भी मेगालोब्लास्टिक अनीमिया बोलते हैं इसे। और B12 की कमी से एक चीज और होती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होते हैं। अगेन, हाथ पैरों में नमनेस होना, ऐसा लगता है हाथ पैर काम नहीं कर रहे, कमजोरी, तो वो सब B12 की कमी से हो सकती है। तो यहाँ पे सारे हमारे बी वाले विटामिन खत्म होते हैं, सारे कंप्लीट अच्छे से हमने पढ़े हैं, 8 के 8। अब हम बात करते हैं विटामिन सी की। ये भी वाटर सोल्यूबल है, तो ये भी आप कितना भी खा लें कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी में स्टोर नहीं होगा। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी हमें क्यों चाहिए? देखो, विटामिन सी हमें एक तो इम्यूनिटी के लिए चाहिए होता है, इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पूछते हैं कि किस विटामिन कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमें लेना चाहिए जिससे इम्यूनिटी हमारी अच्छी रहे, तो वो है विटामिन सी। फिर विटामिन सी हमारी बॉडी में कोलेजन बनाता है, और कोलेजन हमारे किस किस का पार्ट होता है? स्किन का पार्ट होता है। हमारी बॉडी में जो कोलेजन होता है वो टिश्यूज का पार्ट होता है, जैसे मसल है, या हमारे लिगामेंट हैं, टेंडन है। लिगामेंट और टेंडन में क्या फर्क होता है? लिगामेंट में और टेंडन में क्या फर्क होता है? पढ़ा है आपने? लिगामेंट होता है दो हड्डियों को जोड़ता है, यानी बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है लिगामेंट, लेकिन बोन को मसल से जोड़ता है टेंडन। ये फर्क होता है लिगामेंट और टेंडन। ये सब कार्टिलेज के बने होते हैं, कोलेजन के बने होते हैं। कार्टिलेज पूरी कोलेजन की बनी होती है। तो हमारी बॉडी में अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो क्या होगा? तो हमारे घाव नहीं भरेंगे, डिलेड वुंड हीलिंग। डिलेड वुंड हीलिंग क्यों होगी? क्योंकि कोलेजन नहीं बनेगा। कोलेजन नहीं बनेगा तो कार्टिलेज वगैरह सब बनेंगे ही नहीं। हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा क्योंकि इम्यूनिटी कम होगी। तो विटामिन सी जो है कोलेजन बनने में हेल्प करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एंटीऑक्सीडेंट, कई बार आपने सुना होगा कि शुगर का जो पेशेंट होता है उसमें भी घाव नहीं भरते आसानी से। क्यों नहीं भरते? क्योंकि डायबिटीज अगर हो जाती है तो भी कोलेजन नहीं बनता आसानी से। कोलेजन को बनने से रोकता है डायबिटीज, इसलिए डायबिटीज के पेशेंट में भी घाव नहीं भरते, वुंड हीलिंग नहीं होता। तो विटामिन सी हमें क्यों चाहिए? वुंड हीलिंग के लिए चाहिए, कोलेजन बनने के लिए चाहिए, इम्यून सिस्टम के लिए चाहिए, और हमारी बॉडी में आयरन को भी एब्जॉर्ब करता है विटामिन सी। अब एक बात बताओ, अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो क्या होगा? तो आयरन की कमी अपने आप हो जाएगी। आयरन की कमी अपने आप हो जाएगी, और आयरन की कमी हो गई तो क्या होगा? अनीमिया, राइट? तो आयरन की कमी अपने आप हो जाएगी। तो इसलिए विटामिन सी कितना ज्यादा जरूरी है। और ये किससे मिलता है? खट्टे फलों में होता है, ये सिट्रस फ्रूट्स में होता है। सिट्रस फ्रूट है, आंवला है, संतरा है, राइट, ग्रेप फ्रूट है, कीवी फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी, स्पिनच वगैरह इनमें मिलता है। साथ ही साथ ये लाल और हरी मिर्च में भी मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में भी मिलता है, टमाटर में भी होता है, टमाटर भी
टमाटर में बहुत ज़्यादा होता है इनफैक्ट विटामिन सी, आलू में भी होता है और मटर में भी होता है। फिर इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। अब स्कर्वी का मतलब क्या है? स्कर्वी का मतलब यह है कोलेजन नहीं बनेगा, तो हमारे दांतों से भी खून आता है, यानी इसमें जो मसूड़े हैं, हमारे मसूड़ों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गम्स। हमारे गम से ब्लीडिंग होती है। गम से ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि उतना अच्छा कोलेजन नहीं बनता, तो वो आपस में मसूड़ों को बांध के नहीं रखता, दांत वगैरह के उनके बीच में गैप आ जाते हैं और पूरा प्रोसेस वीक हो जाता है, इस वजह से ब्लीडिंग होती है। मसूड़ों से खून आना, दांतों से खून आना, तो ये सारी चीजें होती हैं स्कर्वी में। घाव का ना भरना, अनीमिया हो जाना। अनीमिया क्यों हो जाएगा? क्योंकि आयरन नहीं बनेगा, आयरन की कमी हो जाएगी। फिर हमारे बॉडी में खून आना, खून क्योंकि वुंड हीलिंग नहीं हो पा रही। हमारे टांगों में दर्द होना, लेग्स वगैरह में दर्द होना, बॉडी में कई जगह पे स्वेलिंग आ जाना, राइट। तो ये सब चीजें जो है विटामिन सी की कमी से होता है, इसको बोलते हैं स्कर्वी। अब बात करते हैं विटामिन डी। कई लोग सोचते हैं कि सूरज की रोशनी में विटामिन डी होता है देखो ऐसा नहीं है। विटामिन डी, फिर सूरज का रोल कहां से आया? इसको सनशाइन विटामिन क्यों बोलते हैं? फिर सनशाइन विटामिन, देखो कोई भी प्रकाश है तो वो किरण ही तो है, किरण के अंदर विटामिन कैसे हो जाएगा? लेकिन हाँ, हेल्प करता है। कैसे? अगर सूरज की रोशनी आपकी त्वचा पर पड़ेगी, यानी सूरज की रोशनी अगर आपकी त्वचा पर पड़ेगी, मान लो ये आपकी त्वचा है, इस पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो क्या होगा? तो आपकी त्वचा में, आपकी स्किन में एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। 7 कोलेस्ट्रॉल फिर कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में, यानी कैल्सीफेरॉल में। समझ में आया? तो यानी सनलाइट एक तरह से उस रिएक्शन को कैटालाइज करती है। 7 कोलेस्ट्रॉल जब जो कैल्सीफेरॉल है इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो इस रिएक्शन को सनलाइट कैटालाइज करती है। इसीलिए कहते हैं सूरज में जाके बैठो तो विटामिन डी की कमी नहीं होगी। अच्छा, एक बात और, विटामिन डी की अगर कमी हो गई तो कैल्शियम की कमी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि विटामिन डी हमें चाहिए होता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी में। तो आपके कैल्शियम ही अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दांत कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे दांत किस चीज के बने हैं? कैल्शियम के बने हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, इन सब चीजों के बने हैं। तो हड्डियां किसकी बनी है? कैल्शियम की बनी है। तो विटामिन डी हमें क्यों चाहिए? हड्डियों के लिए चाहिए, कैल्शियम फॉस्फोरस वगैरह के लिए चाहिए। तो विटामिन डी के क्या काम है हमारी बॉडी में? ये कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कराता है इंटेस्टाइन में, हमारे बोन्स और टीथ में मिनरल डिपॉजिट करवाता है, इंसुलिन को भी, लेवल को भी कंट्रोल करके रखता है। यानी विटामिन डी अगर रहे तो इंसुलिन कंट्रोल में रहेगा, इंसुलिन बढ़ गया तो उसे डायबिटीज बोलते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए भी चाहिए होता है। तो ये हमें किस किस चीज में मिलता है? मक्खन में, लिवर, किडनी। लिवर किडनी मतलब जो मीट खा रहे हैं उसमें हम लिवर और किडनी खा रहे हैं किसी एनिमल का, एग यॉक, मछली का तेल वगैरह, इनमें मिलता है विटामिन डी। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि कोई ऐसी चीज बताओ जिसमें विटामिन ए भी है और डी भी है दोनों है, तो वो है कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर, एक मछली होती है कॉड, उसका जो लिवर होता है उसको लोग खाते हैं, कॉड लिवर ऑयल। तो उसमें विटामिन ए भी बहुत है और विटामिन डी भी काफी है। तो विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या होगा? बच्चों में पैर वगैरह कमजोर हो जाएंगे, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, उसे रिकेट्स बोलते हैं। बच्चों के पैर टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, हड्डी का निर्माण अच्छे से नहीं होगा क्योंकि कैल्शियम फॉस्फोरस अच्छे से नहीं होगा। और एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया, आपके दांत कमजोर हो जाएंगे, आपके दांत बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, उनमें केरीज आसानी से लग जाएंगी, कीड़ा आसानी से लग जाएगा दांत में, आप बीमार बहुत रहने लगेंगे, इन्फेक्शन बहुत हो जाएगी, और हड्डियों में दर्द होना, मसल पेन होना, ये बहुत कॉमन है, मसल पेन। अच्छा, एक बात बताओ, इंडिया जैसे कंट्री में, इंडिया एक जो कंट्री है यहाँ पे सूरज की रोशनी काफी ज्यादा रहती है, राइट। तो क्या इंडिया में विटामिन डी की कमी कम है या ज्यादा है? आप जान के हैरान हो जाएंगे कि भारत में लगभग 90% लोगों को विटामिन डी की कमी है। यस, 90%। और वो क्यों? क्योंकि भारत के लोग बहुत ज्यादा, सूरज की रोशनी तो बहुत है लेकिन वो उसमें निकलते नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे खास तौर पे जो ऐसे लोग जो बाहर धूप में काम नहीं करते, उन सब में विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा है। और भारत में विटामिन B12 की कमी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में लगभग 40 से 50% लोग वेजिटेरियन हैं, तो B12 की कमी भी अक्सर उनमें देखी जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई जो है, हम इसे टोसोफेरॉल बोलते हैं, हम इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं। स्टेरिलिटी मतलब होता है नपुंसकता, ठीक है। स्टेराइल पर्सन मतलब नपुंसक, स्टेराइल, तो यानी जो संतान को जन्म नहीं दे सकता, तो उसे बोलते हैं स्टेराइल। हालांकि यहाँ पे एक वर्ड और होता है, इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी मतलब, दोनों में फर्क क्या होता है? देखो, स्टेरिलिटी मतलब होता है कोई ऐसी कमी जिस वजह से संतान पैदा नहीं हो सकती, लेकिन इम्पोटेंसी मतलब होता है जब कोई पुरुष इसमें जो सेक्सुअल कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, तो ये फर्क होता है। एक वो व्यक्ति जिसमें
पोटेंसी है वो भी स्टेराइल हो सकता है, यानी कि वो अपना सेक्सुअल जो एक्टिविटी है वो तो ठीक से कर रहा है लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। और इम्पोर्टेंस, लेकिन अगर वो इम्पोर्टेंट है मतलब वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, कैपेसिटी नहीं है उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी को करने की। तो ये दोनों में फर्क होता है। तो विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई हमारी सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए जरूरी है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी है, प्रॉपर स्पर्म्स नहीं बनेंगे अगर विटामिन ई नहीं होगा। और स्पर्म जो होते हैं वो मेल में जो स्पर्म होता है फीमेल के एग या ओवा से मिलता है, तभी फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनता है और बच्चा पैदा होता है। अगर स्पर्म्स नहीं बनेंगे ढंग से, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा तो पर्सन स्टेराइल हो जाएगा। तो विटामिन ई जो मिलता है हमें सनफ्लावर ऑयल वगैरह, मतलब जो प्लांट बेस्ड ऑयल होते हैं उनमें मिलता है। इसके अलावा एलमंड है, पीनट है, मूंगफली या बादाम है, सीड, फ्रूट्स और वेजिटेबल में मिलता है विटामिन ई। इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं क्योंकि ये स्टेरिलिटी को हमारी बॉडी में हटाता है, और टोसोफेरोल इसका साइंटिफिक नेम है। तो अगर ये नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है इसकी वजह से? इसकी वजह से स्टेरिलिटी, इंपोटेंसी, मस्कुलर एट्रोफी। मस्कुलर एट्रोफी मतलब मसल्स का डीजनरेट होना। रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी मतलब हमारी जो आंख है, हमारी आंख की रेटिना डैमेज हो सकती है तो अंधापन भी हो सकता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, वीकनेस, पेन, हमारी पेरिफेरल नर्व्स जो हैं वो डैमेज हो सकती हैं। अटैक्सिया मतलब लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट, हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है उन पे कंट्रोल ना रहना, और इम्यूनिटी का वीक होना। तो ये सारी चीजें जो हैं विटामिन ई की कमी से हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन के। तो ये हमारा विटामिन के और ए दो बचे हैं बस। विटामिन के को फाइलोक्विनोन बोलते हैं। वैसे इसके दो प्रकार होते हैं, फाइलोक्विनोन और मेनोक्विनोन। फाइलोक्विनोन प्लांट सोर्सेज से मिलता है, मेनोक्विनोन एनिमल सोर्सेज से मिलता है। उतना मैं आपके लेवल से बहुत आगे नहीं जाऊंगा, आप बस ये याद रखो फाइलोक्विनोन बोलते हैं। और ये हमें किस किस चीज से मिलता है विटामिन के? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी सब्जियां जो है, स्पिनच, ब्रोकली, कैबेज, लेटस वगैरह, पत्ता गोभी, फूल गोभी वगैरह, ये सब। तो विटामिन के हमारी किस चीज में हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? जब आपको चोट लग गई तो खून निकलता है, खून का रुक जाना उसे बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो उसमें क्लॉट बनता है, तो विटामिन के जो है वन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर है। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है एक क्लॉटिंग फैक्टर, वो विटामिन के पे पूरी तरह से निर्भर करता है। तो प्रोथ्रोम्बिन को बनने में ये हेल्प करता है, और प्रोथ्रोम्बिन अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ब्लड क्लॉट नहीं होगा और ब्लीडिंग होती रहेगी। सो इसकी डेफिशिएंसी अगर होगी तो क्या होगा? ब्लीडिंग एंड हेमरेज, ब्लीडिंग एंड हेमरेज। अब बात करते हैं विटामिन ए। इसको रेटिनॉल बोलते हैं, और इसमें कई सारे वर्ड होते हैं, रेटिनॉल, रेटिनल, प्रो विटामिन ए वगैरह। लेकिन आपके लेवल तक बस अब याद रखिए विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। और ये हमें किस किस चीज में मिलता है? ये गाजर में बहुत मिलता है, आम में बहुत होता है, मैंगो में बहुत होता है, कॉड लिवर ऑयल में बहुत होता है, ये हरी सब्जियों में होता है ये, और राइप येलो फ्रूट्स में होता है। इस पे ध्यान दीजिए, राइप येलो फ्रूट। येलो फ्रूट मतलब क्या? जो पीले रंग का जो फल है, जैसे पपीता है, पपाया। तो अगर वो पका हुआ है अच्छा तो उसमें ये होगा। क्यों पके हुए में ही? क्यों? क्योंकि पके हुए में कैरोटीन होता है, और गाजर में भी कैरोटीन होता है, और कैरोटीन से बनता है विटामिन ए। तो हमारी बॉडी में जो है ये बनता है कहाँ पे? लिवर में बनता है। हमारी आंखों के लिए चाहिए ये, याद रखिए। आंखों के ज्यादातर रोग जो होते हैं विटामिन ए की कमी से होते हैं, जैसे जेरोप्थेल्मिया यानी आंख का सूख जाना। जेरो मतलब क्या होता है? ड्राई। इसलिए जब आप फोटोस्टेट कराते हैं उसको जेरोक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए जेरोक्स बोला जाता है उसे। इसीलिए जो हमारे मरुस्थल में पौधे होते हैं उन्हें जेरोफाइट बोला जाता है, कैक्टस वगैरह जो होते हैं। क्यों? जेरो, ड्राई। समझ में आया? तो जेरोप्थेल्मिया मतलब आंखों का सूख जाना। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कम रोशनी में ना दिखना, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। निक्टेलोपिया, जो भी आंखों के रोग हैं, कैरेटोमलेशिया, तो ये सारे जो हैं विटामिन ए की कमी से होते हैं। विटामिन ए हमारी बॉडी में रोडोप्सिन पिगमेंट को बनाता है, रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन की कमी हो गई मतलब विटामिन ए कम है। हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी है, आई साइट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और इसकी कमी से हाइपर कैराटोसिस, नाइट ब्लाइंडनेस, कैरेटोमलेशिया, ये सारे रोग होते हैं। रेटिनॉल इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा विटामिन टॉपिक खत्म होता है। अब मैं चाहूंगा हम कुछ क्वेश्चन का अभ्यास कर लें। इनमें से कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी कौन सा ऐसा विटामिन है जो वसा में घुलता है, फैट सोल्यूबल? पायरिडॉक्सिन मतलब B6, राइबोफ्लेविन मतलब B2, रेटिनॉल मतलब विटामिन ए, और थियामिन मतलब B1। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी ये होते हैं वाटर सोल्यूबल। ठीक है, तो ये तो पानी में घुलेगा, बी वाले तो सारे, तो आंसर हो गया विटामिन ए, डी, ई और के ये फैट सोल्यूबल होते हैं, तो आंसर है रेटिनॉल। इनमें से कौन सा विटामिन है जिसमें नाइट्रोजन होता है? अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन ए क्या होता है? रेटिनॉल। ऑल मतलब अल्कोहल ग्रुप यानी OH, इसमें तो नहीं है। विटामिन बी, बी में जैसे B1 है, थियामिन बोलते हैं उसे।
अमीन ग्रुप क्या होता है? NH2, तो इसमें नाइट्रोजन है, तो आंसर है विटामिन बी। जैसे B1 थियामिन है तो अमीन ग्रुप होता है, अमीन मतलब NH2। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, एसिड मतलब क्या? COH। कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े आपने केमिस्ट्री में। विटामिन डी मतलब क्या? फेरॉल, 2,4-D हाइड्रोक्सीकोलिक एल्सीफेरॉल, कैल्सिट्रायोल, ओल, ओल अगेन अल्कोहल है मतलब OH। तो आंसर हो गया विटामिन बी। थोड़ा डीप है क्वेश्चन। विटामिन B3 की कमी से क्या हो जाता है? B3 को क्या बोलते हैं? नियासिन। नियासिन मतलब क्या? पेलेग्रा। 3D याद है? डर्मेटाइटिस, डिमेंटी और डायरिया। तो आंसर है पेलेग्रा। ये विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? विटामिन शब्द किसने दिया था ये पूछा है। ये शब्द दिया था कैसिमिर फंक ने। कैसिमिर फंक। इनमें से कौन सा सही मैच किया हुआ है? फैट सोल्यूबल विटामिन और उसकी कमी से होने वाला रोग। ठीक है, पहले तो फैट सोल्यूबल। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी, तो ये तो हटा ही दो, क्योंकि विटामिन सी तो पानी में घुलता है, फैट में थोड़ी घुलता है। कोबैलामिन भी हटा दो, विटामिन B12 होता है कोबैलामिन, तो उसे भी हटा दो। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी और रेटिनॉल मतलब ए। ठीक है, AD दोनों फैट सोल्यूबल है। रेटिनॉल जेरोप्थेल्मिया, कैल्सीफेरॉल पेलाग्रा। पेलाग्रा तो B3 की डेफिशिएंसी से होता है, तो ये गलत है, आंसर हो गया डी। रेटिनॉल मतलब विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से जेरोप्थेल्मिया मतलब ड्राई आईज, बिल्कुल ठीक है। विटामिन ए हमारी बॉडी में कहां पे बनता है? लिवर, ब्लड, रेटिना या पेनक्रियास? तो विटामिन ए बनता है लिवर में। ठीक है, लिवर में बनता है। प्रो विटामिन ए जो होता है उससे बनता है विटामिन ए लिवर के अंदर। एक व्यक्ति है, उसे उसकी बॉडी में रोडोप्सिन की कमी है, जो विजुअल पिगमेंट होता है, जो हमारी आंखों में चाहिए होता है रोडोप्सिन, उसकी कमी हो गई, तो डॉक्टर उसे क्या खाने को कहेगा? एप्पल और ग्रेप यानी सेब और अंगूर, कैरेट और राइप पपाया यानी कि गाजर और पका हुआ पपीता, मैंगो और पोटैटो मतलब आलू और आम, या गुआवा और बनाना। तो बताओ, बड़ा अच्छा सवाल है। रोडोप्सिन मतलब क्या है? रोडोप्सिन नहीं है, मतलब विटामिन ए की कमी है। विटामिन ए किससे मिलेगा? कैरेट और राइप पपाया। राइट, तो आंसर है कैरेट एंड राइप येलो फ्रूट्स। विटामिन डी हमारी बॉडी में कहां बनता है? स्किन, लिवर, किडनी या मसल? तो मैंने आपको बताया था, सूरज की रोशनी जब हमारी त्वचा यानी स्किन पे पड़ती है तो विटामिन डी बनता है, तो आंसर है स्किन। कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई मतलब किस चीज, कौन से विटामिन की कमी है? तो कौन सा विटामिन है जो हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है? विटामिन डी, तो आंसर है विटामिन डी। ठीक है, अगर मैं पूछूं आयरन डेफिशिएंसी हो गई तो कौन से विटामिन की कमी हो गई? तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी आयरन एब्जॉर्प्शन करवाता है। तो इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं विटामिन पे। कुछ क्वेश्चंस का भी अभ्यास करा दिया मैंने आपको, जिससे आप कॉन्फिडेंट फील करें। ये था हमारा टॉपिक विटामिन, और इसी तरह से मैं एक वीडियो मिनरल्स के ऊपर भी लेके आऊंगा। जो भी हम मिनरल्स लेते हैं बॉडी में, कैल्शियम है, जो भी है, सारे मैं कवर कराऊंगा, आयरन, कैल्शियम वगैरह सब। तो देखते रहिए स्टैटिक जीके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।